हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स के आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है उसके लिए एडुटेरिया के प्रैक्टिस बुक से हम लोग सेट नंबर 3 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है सेट 1 और सेट 2 को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है उसके लिए एडुटेरिया के सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स एडुटेरिया सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, यानी कि यह सेट नंबर 3 है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग जो है इसके पहले संस्करण में 20 लीग मैच खेला गया था और 2 जो है प्ले ऑफ मुकाबले हुए थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल इसमें 22 मैच खेले गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहला संस्करण था WPL का, इसमें कुल 5 टीम ने हिस्सा लिया था। कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 5 टीम ने हिस्सा लिया था। और जो पहला संस्करण हुआ था उसमें विजेता कौन सी टीम रही थी? तो मुंबई इंडियंस रही थी। साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और सेट को लगाने के बाद आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में नहीं कराए गए, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग के द्वारा फरवरी में भारत में कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया था। कौन कौन से ये राज्य हैं? तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय है। मणिपुर इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। ये 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? अच्छा, जो अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का चुनाव, तो नए मुख्यमंत्री भी इन राज्यों के बने हैं, तो उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक साहा हैं, ठीक है ना। नागालैंड के कौन है? तो नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं, आपको पता भी है। और मेघालय के CM कौन है? तो कॉनराड संगमा हैं। क्लियर? ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट करते चलिएगा आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है 15 फरवरी के दिन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल 15 फरवरी 1932 को, 15 फरवरी 1932 को, ठीक है ना, मुंगेर में तारापुर में एक भीषण नरसंहार हुआ था। उसी की स्मृति में जो है 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। तो अभी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश जो है मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी हो गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये निसार का प्रक्षेपण जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नासा और इसरो के द्वारा। नासा, ठीक है ना, और इसरो के द्वारा। ध्यान रखेंगे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसी के द्वारा किया जा रहा है। और इस निसार का नाम भी इन्हीं दोनों के नाम पर है। क्या नाम है निसार का फुल फॉर्म? तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म जो है ये आपका है नासा इसरो। यहाँ पर देखिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 2024 तक जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। 2024 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्री अन्न सम्मेलन यानी कि वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। ये भी आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पर गया था वैश्विक मिलेट्स का? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। साथ साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तभी आप सेशन को लाइक करिएगा। और देखिए, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। कोई सुझाव है तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ये मथुआ महामेला का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह पश्चिम बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अच्छा, ये जो 17वां प्रवासी दिवस था इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और इसमें 70 देशों के लगभग 3500 से 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 70। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका अगर थीम पूछा जाए तो थीम भी याद रखिएगा, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स, यह RRR मूवी के नाटू नाटू गाने को दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा, अगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आपसे पूछा जाएगा तो द यहाँ मैं लिख देता हूँ, द फैबलमैन्स। ठीक है ना, द फैबल, ये बी है, फैबलमैन्स। ठीक है ना, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया। चलिए, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट विनर होता है। तो देखिए, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन जो है ये अमेरिका में किया गया था, न्यू ओरियंस शहर में किया गया था। ठीक है ना। और इसमें विजेता जो रही थी ये आर बोनी गैब्रियल रही थी, आर बोनी गैब्रियल रही थी। ठीक है ना, तो ये अमेरिका हो जाएगा। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मिस दीवा यूनिवर्स, मिस दीवा यूनिवर्स, ठीक है ना, अभी हाल ही में जीता है किसने? तो श्वेता शारदा ने जीता है, श्वेता शारदा ने जीता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? बताइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, ये शिवा चौहान है। शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यह जीता है किसने? अच्छा, इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था और पुरुष एकल का खिताब जो है जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। जोनाथन क्रिस्टी राइट आंसर हो जाएगा, ये इंडोनेशिया के हैं। और महिला एकल का पूछा जाएगा तो महिला एकल का जीता है आन से यंग ने, आन से यंग ने। ये कहाँ की हैं? तो ये साउथ कोरिया की हैं। साथ साथ सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करते चलूँगा ताकि सब कुछ आपका क्लियर होता चले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय पूछा जा रहा है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 2023 में यानी कि इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है ना, याद रखिए, इस तरह से डिजिटल है, डिजिटल। ठीक है ना, डिजिटल नहीं है, डिजिटल, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्लियर है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा है, यह कहाँ, जो किससे संबंधित है? तो ये कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान के नाथद्वार में है। राजस्थान आपको याद रखना है, नाथद्वार भी आप याद रख सकते हैं। और यह भगवान शिव को समर्पित है, तो भगवान शिव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन। ठीक है ना, ये वाला क्वाड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ QUAD। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
अच्छा, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? 4 देश सम्मिलित हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, अपना प्यारा भारत, जापान और अमेरिका है। क्लियर है ना? 2023 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया और 2024 में इसका आयोजन जो है अपना प्यारा भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को दिया गया है, ठीक है ना। और पर्यटन के समग्र विकास के हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार इसमें दिया गया है। अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यह दिया है विस्तारा एयरलाइंस के साथ, ठीक है ना, विस्तारा एयरलाइंस। तो विस्तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना, श्रीलंका के द्वारा। तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। और 2026 में इसका आयोजन जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 2026 वाला, 2024 वाला श्रीलंका में होगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, विश्व प्रसन्नता सूचकांक जिसको कहा जाता है, भारत के इसमें स्थान 2023 में कौन सा है? सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि यह संस्था जो है कौन सी है जो इसको जारी करती है। तो यह संस्था है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है ना, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान इसमें 126वां है, प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा, ये तो व्यास सम्मान हो गया। अगर आपसे सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा तो देखिए सरस्वती सम्मान जो है यह दिया गया है किसको? तो सरस्वती सम्मान जो है ये तमिल लेखिका शिव सुंदरी को दिया गया है, ठीक है ना। उनकी रचना सूर्य वामसम के लिए, सूर्य वामसम, वामसम के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, और व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी रचना पागल खाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैर करके पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भारतीय बने हैं संपन्न रमेश सेलार। यहाँ पर देखिए संपन्न, ऐसे संपन्न रमेश सेलार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी में सेशन को कवर करेंगे। आप में से बहुत लोगों का कहना है कि 30 मिनट के लगभग में आप इस सेशन को समाप्त करिए, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल समय वेस्ट ना करूँ आपका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर ऑफ अवार्ड प्रदान जो है ये दिया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह किसको दिया गया? आईएनएस द्रोणाचार्य को दिया गया। आईएनएस द्रोणाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है कहाँ पर? भारत की पहली है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में, जयपुर में स्थापित की गई है। उसके बाद देखिएगा कि मेथनॉल से चलने वाली, और देखिए फ्रेंड्स 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने उनको एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ। जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस यानी कि विविध के प्रश्नों को भी कवर करवा दूंगा। चलिए बताइएगा पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? मेथनॉल से चलने वाली है और वो भी पहली है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, नितिन गडकरी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इला भट्ट का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका समाज सेवा, ठीक है ना। महिलाओं को अधिकार दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना किया था, स्वयं श्री महिला सेवा संघ, ठीक है ना। तो ये समाज सेवा हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? दूसरा पूछा जा रहा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है और दूसरा जो है यह गोदावरी बेसिन है। गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो भारत का दर्रा है ये डुंगरीला दर्रा है, यानी कि माना दर्रा या डुंगरीला दर्रा, ध्यान रखेंगे। और इसमें से अगर बात करें तो ये नाथुला दर्रा हो जाएगा इन ऑप्शन में से। तो ध्यान रखिएगा नाथुला कहाँ पर है? तो सिक्किम में है, क्लियर है ना। चलिए रोहतांग जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा जोजिला कहाँ पर है जरा आप कमेंट करके, मध्य प्रदेश में, ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और जोजिला कहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए केसर मिश्रण है, केसर जो होता है यह किसका मिश्रण होता है? अच्छा केसर प्राप्त किया जाता है वर्ती कागज से, ठीक है ना।
चलिए इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केसर जो है ये फूल के स्त्री भाग से, ठीक है ना, वर्तिकाग्र मैंने बताया था जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार अगर बात करें केसर जो है बीज और कली का एक मिश्रण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है, मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी बताइए। तो ये असम में है, ठीक है ना, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन जो है ये शुरू कब किया गया था, चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ था ये किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है ना, चंडी प्रसाद भट्ट भी इनसे जुड़े हुए थे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, बढ़िया प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपसे हर सेट में पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, पारिस्थितिकी संतुलन से किसका जो है इसमें से नहीं है। तो सिंपल सा है, औद्योगिक प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्थलरुद्ध देश इसमें से कौन सा है, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। इसमें से अगर बात करें तो ये हंगरी हो जाएगा, हंगरी जो है यह एक स्थलरुद्ध देश है, ठीक है ना, यह एक यूरोपीय देश है जो पूरी तरह से स्थलरुद्ध है। हंगरी की राजधानी पूछा जाता है बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अच्छा यूक्रेन की राजधानी भी ध्यान रखिएगा, ये आजकल पूछा जा रहा है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ठीक है ना, इसकी बुडापेस्ट, इसकी बुखारेस्ट। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है, यह कथन कोपेन का है, किसका है फ्रेंड्स, यह कथन कोपेन का है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी, अप्रत्यक्ष पूछा गया है, तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा यह 1892 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। और इसके साथ ही 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान किया गया था। 1892 राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। चलिए यहाँ पर देखिएगा इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में, आपको याद होगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह हुआ था 1790-92 में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछा गया है तो ये हुआ था 1775 से 82, 1775-82 याद रखेंगे। और सालबाई की संधि जो है यह 1782 में। तो सबसे पहले जो घटित हुई थी घटना इसमें से इलाहाबाद की संधि है जो कि 1765 में हुई थी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर के संबोधित किया था, देश नायक कहकर के संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत लोग लॉर्ड लिनलिथगो कहेंगे, लेकिन दरअसल लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है ना। यहाँ पर भारत का प्रधान सेनापति पूछा गया है, इनकी कमांडेंट इन चीफ पूछा गया है, ये लॉर्ड बेबल था, लॉर्ड बेबल जो कि बाद में वायसराय भी बना, तो लॉर्ड बेबल ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया। अच्छा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, ठीक है ना। सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे को कहा जाता है। और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था। दीवाने अर्ज जो था एक प्रकार का सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था एक प्रकार का, और इसकी स्थापना जो है बलबन ने किया था। बलबन गुलाम वंश का शासक था, इसने रक्त और लौह की नीति अपने विरोधियों के प्रति अपनाई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। नौरोज त्यौहार मनाने की प्रथा इसी ने शुरू किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह कौन थे, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो थे, ठीक है ना। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। इनको जो है तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है।
ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, तो इसमें से सही सुमेलित जो है ये आपसे पूछा गया है तैमूरलंग का आक्रमण 1398, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तालीकोटा का युद्ध जो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है 1565, सही दिया गया है। चंदावर का युद्ध 1194, ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो जौनपुर की स्थापना जो है ये फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के स्मृति में किया था, ठीक है ना। और सिराज ए हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। सिराज ए हिंद, याद रखिएगा, यह जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है यह कहाँ मिलता है, तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी कि होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज जो है प्रसिद्ध पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप नर्मदा घाटी लगाइए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार और महान अन्नागार, ठीक है ना, अन्नागार भी ग्रेट ग्रेनरी जिसको कहा जाता है, यह संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार और स्नानागार दोनों जो है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। दरअसल पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया था और इसने राजधानी बनाया था, ठीक है ना। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी प्रारंभिक वो गिरिब्रज थी या राजगिरी थी, यह चीज़ आपको भली भांति पता है। चलिए भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत पूछा गया है। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर 1949 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए कहीं डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय है। यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है ना, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पुलिस, ये सब राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। इसमें से जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा जो है ये हमारा प्रस्तावना है, इसी को कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपका उद्देशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था, ठीक है ना। संथानम समिति जो थी, संथानम समिति इसी की सिफारिश पर जो है इसकी गठन किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत 1964 में गठित हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। सबसे बड़ी समिति पूछा गया है, तो सबसे बड़ी समिति इसमें से कौन सी समिति है, तो जिसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी वही सबसे बड़ी होगी, और यह प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य हैं, ठीक है ना। और केवल इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति पूछा जाता है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि 84वां 84 संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा संविधान का अनुच्छेद 82 और 170(3), 82 यानी कि 82 और अनुच्छेद 170(3) में शर्तों के साथ संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक कोई भी इसमें कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। चलो उसके बाद देखिएगा कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। तो आपको याद होगा अनुच्छेद 143, ठीक है ना। इसके तहत क्या है,
राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, यह आपको पता है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का? तो राज्य सरकार का आपको पता है कि राज्यपाल होता है, ठीक है ना। राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यकारी का शक्ति जो है, कार्यपालिका शक्ति, यह राज्यपाल में निहित होती है आर्टिकल 154 के अंतर्गत। तो ये राज्यपाल हो जाएगा। अच्छा, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अभी जब मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ तो फ्रेंड्स राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा है यह वायुमंडल की नमी की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण जो है यह हानिकारक है। तो संतुलित विकास के लिए भी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी है। तो उपरोक्त सभी के लिए है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली परियोजना, ठीक है ना। शांत घाटी परियोजना किस राज्य में है? सिंपल सा क्वेश्चन है। शांत घाटी परियोजना यह केरल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित भी किया गया है, केरल में है। अच्छा, फूलों की घाटी, ठीक है ना, ये तो साइलेंट वैली है। फ्लावर्स वैली कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पूछा गया है। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट ये आपको पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है यह संबंधित किस खेल से है? तो फ्रेंड्स यह टेबल टेनिस से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। 8 देश इसमें सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका नेपाल के काठमांडू में है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर कौन सा इसमें नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है आइसोहेल लाइन। आइसोहेल लाइन कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा आइसोथर्म है। आइसोथर्म यानी कि समताप रेखा इसको कहा जाता है। तापमान को यह समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। आइसोबार यानी कि समदाब रेखा इसको कहा जाता है। समान वायुदाब को मिलाने वाले स्थानों को से खींची जाती है। आइसोहेलाइन जो है यह मानचित्र पर खींची गई वैसी रेखा है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? छत्तीसगढ़ का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ का आपको पता है, ठीक है ना। तीजन बाई इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीजन बाई का नाम याद रखिएगा, नावारानी और डागला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बांग्ला जो है ये मेघालय का, आप जानते हैं, लाहो और बांग्ला, ठीक है। छपेली, महाथू, डांगी ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। रासलीला, नौटंकी, कजरी ये उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। राष्ट्रीय खेल दिवस, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। कब? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन, ठीक है ना, 29 अगस्त के दिन। देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये हुआ था आपका 1953 में, ठीक है ना। अच्छा, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में और
साहित्य अकादमी की स्थापना भी 1954 में ही हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है। असम राइफल्स जो है इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1835 में, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मेघालय में है, मेघालय के शिलोंग में है। ठीक है ना। चलिए एम्पियर सेकंड, ठीक है ना, एम्पियर सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड जो है यह इकाई किसकी है। तो फ्रेंड्स आपको पता है ना कि एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई होती है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, ये प्रश्न आप जानते हैं। तो यह आपका हो जाएगा आवेश। ठीक है ना। अच्छा, एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकंड आपने पढ़ा होगा। एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकंड आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि एम्पियर सेकंड, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो आवेश का हो जाएगा, आवेश राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यह हृदय और मस्तिष्क है। ठीक है ना, हृदय और मस्तिष्क है, ध्यान रखिएगा। हृदय और मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा का, तो ये निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। आइजैक न्यूटन जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गति का भी नियम दिया था। ग्रामोफोन का थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने किया था। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर को आधा रखते हुए, ठीक, स्थिर रखते हुए प्रतिरोध जो है परिपथ का आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा, धारा पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। ठीक है ना। धारा पूछ रहा है ना, धारा पर क्या प्रभाव होगा। अब कह रहा है कि V को कांस्टेंट रखना है और प्रतिरोध को आधा कर दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप प्रतिरोध को आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध को अगर अगर आप आधा करते हैं तो ये 2V बटा आर हो जाएगा ना। R/2 अगर आधा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V बटा आर हो जाएगा। ठीक है, 2V बटा आर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कि I इक्वल टू वी आर होता है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2I के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना 2I के बराबर। तो ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना, डबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा विचलित कम होगा। यानी कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे लाल यहाँ पर है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसका विचलन कम होगा। बैगनी का सबसे अधिक विचलन होगा क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए 71 नंबर है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में जो है प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा जो पोल है, ध्रुव है और फोकस के बीच निर्मित होता है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। ठीक है ना, वास्तविक राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो पनडुब्बी है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, ओडोमीटर नहीं है। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मक्खन का खट्टा होना। ठीक है ना, मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो इसमें से आपका नेप्थलीन है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड भी है, सोडियम सल्फेट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 यानी कि 2 8 10 और 7 17। तो इसकी संयोजकता पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ना कि 17 क्लोरीन का होता है और इसकी संयोजकता जो है 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं।
वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनॉक्सी अम्ल। ठीक है ना, अनॉक्सी अम्ल कहा जाता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग जो होता है ये पीला गुलाबी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यह होते हैं तो ये एम्फोटेट्रिक होते हैं, यानी कि उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर के बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया था। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है यह पूछा गया है, तो यह आपका फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन जो है ये क्या है? तो यह कार्बन का अपरूप होता है ग्राफीन। ठीक है ना, जो ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है, कार्बन का अपरूप हो जाएगा। 82 नंबर देखिए, प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? किसका न्यूनीकरण होता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है? विलीन ऑक्सीजन का। विलीन ऑक्सीजन का यूट्रिफिकेशन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से देखिएगा गठपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू, ये सब जो है कीटभक्षी पौधा है। प्रोथैलस जो है ये नहीं है। ठीक है ना, प्रोथैलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना गया है? तो ये थियोफ्रेस्टस को माना गया है, ये आपको भी पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक जो है निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है ना, चलिए पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है यह कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है ना, चलिए इनमें में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? सिंपल सा है, ये सारे के सारे जो है ना पादप हार्मोन है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? तो श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरूट में विखंडन है। ठीक है ना, पायरूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत जो पौधा आता है यह इसमें से मर्केसिया हो जाएगा, मर्केसिया। ठीक है ना, मर्केसिया एंथोसीर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुकिए, एंथोसीरोस। ठीक है ना, रिक्सिया भी आता है, रिक्सिया, रिक्सिया, मर्केसिया, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका होगा। उसके बाद देखिए हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आँखों में जो लेंस का काम है यह आँख की फोकस दूरी को बदलना है, आँख की फोकस दूरी को बदलना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त में पाया जाने वाला घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह आरबीसी है। ठीक है ना, लाल रक्त कणिका, यह जो है ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, आपको भी पता है। चलिए अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अदृश्य निर्यात का सेवाओं का निर्यात। ठीक है ना, सेवाओं का निर्यात। चलिए उसके बाद देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रहा था, और इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास 2 अक्टूबर 1980 को। उसके बाद देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है?
प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है, बताइए। तो यहाँ श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबी साहब थे। तो राइट आंसर 1949 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन 95 प्रश्नों में से आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए, तब तक मैं मैथ का आंसर फटाफट आपको बता देता हूँ। स्कोर के साथ साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 97 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहीं पर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी 945 रुपया हो जाएगा। 99 का करेक्ट आंसर 11,712 रुपया हो जाएगा और 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ये 6 घंटा हो जाएगा।